बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमती पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को टफ टाइम देती हमें नजर आ रही हैं अपोजिशन की तमाम तर जमातें, जिन्होंने एक पैरेलल सेशन जो है बजट तकारीर बराह रास्त PTV पर ना दिखाने पर पार्लियामान के बाहर आज भी उनकी तरफ से जारी रहा। दूसरी जानिब जो JIT पैनमा केस की तहकीकात के लिए बनाई गई है, उसमें हम देख रहे हैं कि टफ टाइम मिल रहा है शरीफ खानदान को, बल्कि हुकूमती पार्टी जिस अंदाज में दिफा कर रही है और जो दलाइल उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, लगता ऐसे है कि ये हुकूमत को ज्यादा मुश्किल में डालेंगे। कल अगर हम देखें तो जिस तरीके से मरियम औरंगजेब के बयान हमारे सामने हैं, तलाल चौधरी के, आसिफ किरमानी के और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के, आज उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि सेनेटर निहाल हाशमी ने कल एक तकरीर की थी, जिसकी आज वीडियो जो है वो वायरल हुई, सोशल मीडिया पे भी चलती रही, तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स ने भी उसको दिखाया। और जिस अंदाज में उन्होंने धमकियां दी हैं, संगीन धमकियां दी हैं उन लोगों को जो वज़ीर आज़म का हिसाब मांग रहे हैं, अदलिया की उसमें तौहीन की गई है। उसमें JIT के मेम्बरान, जो कि 6 इदारों की तरफ से मेम्बरान मौजूद हैं, जिसमें 2 आपकी एजेंसीज भी, ISI और MI के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनको जो है कहा गया है कि जी आज तुम जो है वो हाजिर सर्विस हो और कल रिटायर हो जाओगे। बहरहाल क्या कहा था, एक दफा आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन, बाकिरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। और बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये यहूदी सरमाए से नहीं बना, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना, ये मोहम्मद शरीफ जो थे मेहनत कश के पैसे से बना है। और ये कौम तुम्हारे लिए भी जमीन तंग कर देगी। हिसाब लेने वालों को यौम हिसाब याद करा रहे थे निहाल हाशमी साहब। और दिलचस्प बात तो यह है कि जो मुतवक्के रिएक्शन था वो वही था। हुकूमती जमात के तमाम तर लोगों ने इसकी मजम्मत भी की, उनके बयान को उनका ज़ाती बयान भी करार दे दिया। और इस पर सोने पे सुहागा ये कि ख्वाजा साद रफ़ीक, जो कि खुद माजी में आपको याद हो कि अदलिया के हवाले से बात कर चुके हैं, पैनमा केस की तहकीकात का जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने क्या कहा था वो भी आपके सामने है। आज वो भी कह रहे थे कि जी ये गलत बयान दिया है, उनका ज़ाती बयान है। बहरहाल अब ये बयान उनसे दिलवाया गया है या वाकई उनका खुद का बयान था। उन्हें अपनी सेनेटरशिप की कुर्बानी तो देनी पड़ी है, पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल हो गई है, चीफ जस्टिस साहब ने इसका खुद नोटिस ले लिया है, कल 1 बजे उन्हें बुलाया गया है। दूसरी जानिब JIT में कल हसन नवाज पेश होंगे और परसों हुसैन नवाज को दोबारा पेशी के लिए बुला लिया गया है। इन्हीं तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, सीनियर आईनी और कानूनी माहिर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आज हुआ है, निहाल हाशमी का जो बयान आया है और कल इससे पहले 4 इनके अराकीन ने बयानात दिए हैं, ये क्या रवैया आप देख रहे हैं? ये बयानात खुद दे रहे हैं, इनसे दिलवाए जा रहे हैं, इनका अपना वाकई ज़ाती मौक़िफ़ है जैसे कि क्लेम किया जा रहा है, और ये रविश क्या है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस रविश को समझने से पहले 3 आपको पर्सपेक्टिव के लिए सूरतें सामने रखनी पड़ेंगी। पहली सूरत यह है कि क्या निहाल हाशमी साहब जो कराची से ला के पंजाब में उनको सेनेटर बनाया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी है, एक सूबे से दूसरे में जाए, लेकिन इजाज़त है कि अगर उसका कोई रेजिडेंट सर्टिफिकेट पेश किया जा सके, लेकिन वो ज़ाहिर है सूबे के अपने की नुमाइंदगी करते हैं जिसमें वो रहते हैं, वो कराची है और सिंध है। दूसरी बात यह है कि क्या ये पहली दफ़ा हुआ इसलिए कहा जाए कि कोई आदमी गुस्से में आ गया और वो तंग हो गया और उसने कोई बयान दे दिया? आंसर इज़ नो। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयानात का एक ऐसा तसलसल था जिसमें इस तसलसल में एक आदमी की कुर्बानी दी गई। क्या ये इस्तीफ़ा
इसको इस्तीफा कहा जा सकता है या इसको फ्रॉड कहा जाएगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो कौम के साथ फ्रॉड हुआ है, इसका पहला हिस्सा वो है जब आपको याद होगा 16 आदमी मरवा दिए और उससे इस्तीफा ले लिया गया पंजाब में। आपको याद है मॉडल टाउन 1 और मॉडल टाउन 2। और इस्तीफा लेने के बाद क्या हुआ, वो वजारत में मौजूद है। लोगों का गुस्सा टालने के लिए और कौम को ये समझने के लिए कि ये कौम बेवकूफ़ है, कुछ नहीं जानती, और इदारों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि इदारों को कुछ पता नहीं है, उस इस्तीफे का खेल खेला गया। दूसरा इस्तीफा आता है जब शहबाज शरीफ की जो टीम पैसे पकड़ने वाली है, उस टीम का एक आदमी वीडियो में पकड़ा जाता है, उससे इस्तीफा ले लिया जाता है। क्या हुआ उस इस्तीफे का, वो भी दूसरा फ्रॉड था। और वो फ्रॉड इस तरह से जाहिर है, बाहर है कि आज वो आदमी फिर अभी तक इस्तीफा देने के बावजूद भी वजारत में बैठा हुआ है। अब तीसरी तरफ आ जाइएगा कि एक आदमी को इस्तीफा दिलवाया गया वफाकी वजारत से कि उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, और इस्तीफा देने के बावजूद हर जगह वो मौजूद, पॉलिसी साजी का वो हिस्सा। एक और आदमी से इस्तीफा दिलवाया गया कि डॉन लीक्स हो गए, वो आदमी मिठाइयाँ बांटने वाली टीम का हिस्सा, मिठाइयाँ खाने वाली टीम का हिस्सा, इदारों के खिलाफ तकरीरें करने वाली टीम का हिस्सा। एक लंबी तफसील है जो बताई जा सकती है कि किस तरह से इस्तीफा फ्रॉड प्ले करते हैं। तो ये भी आपको फ्रॉड लग रहा है, ये जो इस्तीफा लिया गया, ये टोटली 100% फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है, और इसमें कोई इस्तीफा वगैरह नहीं है। ये और ये डॉक्टर साहब, ये इनका अपना बयान आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि दिलवाया गया है जैसे माजी में भी होता रहा है? एग्जैक्टली। अब आप आ जाइए कि एक ऐसी टीम जिसको जुडिशली डिक्लेयर कर दिया गया है कि उसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो गॉड फादर है। गॉड फादर मुख्तलिफ अपने जो उसके कारिंदे हैं उनकी वो ड्यूटी लगाता रहता है कि जाओ तुम फलानी गली में फायरिंग करके आ जाओ, जाओ तुम फलानी दुकान को आग लगा दो, जाओ तुम फलाने इलाके में बदअमनी पैदा कर दो। ये गॉड फादर का किरदार है। और उस किरदार के नीचे अगर आप इस टीम को देखें तो वो गॉड फादर मुख्तलिफ लोगों को असाइन करता है ड्यूटी मुख्तलिफ वक्त में कि जाओ तुम फलाने के खिलाफ ये कहो, जाओ तुम फलाने के खिलाफ ये करो, जाओ तुम फलाने के खिलाफ ये बोलो। इसलिए ये मैं नहीं समझता कि निहाल हाशमी बोले हैं, ये नवाज शरीफ बोला है। मैं नहीं समझता कि ये कोई सेनेटर बोला है, ये वजीर आजम बोला है। और मैं ये भी नहीं समझता कि ये एक आदमी बोला है, ये उस बोलने का तसलसल है। अब आप आ जाइए तीसरी बात पे, और वो बात ये है कि वो कौन से इदारे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तीसरी बात है, वो कौन से इदारे जिनको आज मुखातिब करके कहा गया है कि तुम जब रिटायर हो जाओगे, आज तुम नौकरियों पे हो, सरकारी मुलाजमत में हो, बाहर आओ जाओगे, तुम्हारे बच्चों पे भी जमीन, यानी ये तो एक ऐसा ऐलान बगावत है जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारे बच्चों पे भी जमीन, जरा इदारे गिन लीजिएगा जी। सबसे पहले तो आ गई अदलिया, जिसके 3 फाजिल सीनियर मोहतरम जज साहिबान पैनामा केस सुन रहे हैं, पहली बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे आ गई फौज, जिसके 2 फाजिल मेंबरान, जिनमें से एक ब्रिगेडियर है और दूसरे भी ब्रिगेडियर है, एक का ताल्लुक MI से है और दूसरे का ताल्लुक ISI से है, वो वहां बैठे हुए हैं। जाहिर है वो नौकरी पे, उन्होंने रिटायर होना है और उनके बच्चों पे ये जमीन तंग होगी इनके कहने के मुताबिक। ये सरकारी बयान है जी। जिस वक्त उसने बयान दिया वो सेनेटर था ना, वो पार्लिमानी पार्टी का मेंबर था, वो मुस्लिम लीग नून का मेंबर था। ये इस्तीफा फ्रॉड तो बाद में आया। अच्छा, अब तीसरा जो है इदारा वो देख लीजिएगा, वो तीसरा इदारा जो है वो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, जिसको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कहते हैं सादिया सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अवाम के नौकर हैं, ये पाकिस्तान के सर्विस स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। तो आज इस वक्त कहां है उनकी तंजीमें, क्यों नहीं बोल रही कि उनको धमकी दी गई है कि तुम्हारे बच्चों को। इससे पहले आप देख चुकी हैं मुख्तलिफ जगह पे, जब लोगों ने गवाहियां दी, लोगों ने तफ्तीशें की, तो तफ्तीशी मारे गए। जो पहला कत्ल हुआ इस तरह का, वो इस तरह था कि लियाकत अली खान साहब की तफ्तीश करने वाला जो DSP था, वो तफ्तीश करते करते मुलजिम अफगानी था सैयद अकबर, उसके ट्रेसेस उसने हासिल किए, रावलपिंडी में पहुंचा, लालकुर्ती में जिस जगह ठहरा था वहां से उसने सबूत हासिल किए, लाहौर में मुलजिमों तक वो पहुंच गया। उसको कहा गया कि बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, आप सेसना तैयारे में बैठ जाए। वो सेसना तैयारे में बैठा, तैयारा राह वाली कैंटोनमेंट के नजदीक गिर के तबाह हो गया। तो ये इस तरह का ऐलान है जिसके बाद इन सब की जिंदगियों को खतरा। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई 10-12 दफात में देख रहा था कानून में जो लगती हैं कि वो इन पे लागू हो सकती हैं, और इनसे बयान दिलवाने वाले बड़े मुलजिम वो हैं। ठीक है। अच्छा, और आखिरी इसमें बात मैं आपको बता दूं वो ये है कि आईन के आर्टिकल 204, कल जो नोटिस हुआ है वो 204 का नोटिस है, और 204 को अगर 63(1)G के साथ मिलाया जाए तो इनको फौरी तौर पे नायल करार दिया जा सकता है। और वो चेहरे सामने आने चाहिए जिन्होंने एक आदमी को आगे करके उससे बयान दिलवाया। जियो फेंसिंग अगर हो जाए टेलीफोन्स की, तो पता लग जाएगा किसने इसको कहा है तुम बयान दो और किसने बयान दिलवाया है।
ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके मैं इसी हवाले से थोड़ी मजीद ये भी बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि ये पहले वो वजीर आजम है जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है यकीनी तौर पर कि इस मुल्क की तीसरी बार वजीर आजम बन रहे हैं। इनकी पार्टी जिस कदर इक़्तिदार में रही है वफाक में या पंजाब में, तो फिर क्यों समझ नहीं आ रही और क्यों मशहूर है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बारे में या शरीफ बिरादरान के बारे में कि जब भी खतरे में पड़ते हैं तो ऐलान बगावत बुलंद कर देते हैं और तमाम ही लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, तमाम ही इदारों के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये जो माइंडसेट है या इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझने की आपसे कोशिश करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर बाबर अवान साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनसे ये जानूं कि क्यों हर बार शरीफ बिरादरान की तरफ से या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से इसी किस्म का रवैया या तरीकाकार देखने को मिलता है, उससे पहले डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे थे कि मुख्तलिफ दफ़ात लागू होती हैं, मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो बन सकते हैं, पर्चे कट सकते हैं, तो ये जिस तरीके से निहाल हाशमी साहब अभी उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे थे, बाद में सफाइयाँ दे रहे थे, यौम तकबीर की एक तकरीब थी और मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी, मैं अपोजिशन वाले लोगों को कह रहा था, हालांकि वो क्लियर है कि जिसको वो सुना रहे थे किस तरफ इशारा कर रहे थे, तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? वो यौम तकबीर का कराची में एक इवेंट था, इनके पार्टी इवेंट था और वहां पे उन्होंने ये बात की है। अब ये 3-4 बातें हैं। पहले मैं शुरू कर लेता हूं कि वो उन्होंने कुछ सियासी लोगों को कहा, सियासी लोगों को उन्होंने कहा जब, तो उन्होंने कहा ये जो बनी गाला वाले हैं सियासी मुखालिफ उनके इमरान खान है, उनके खिलाफ उन्होंने बात की, वो बिल्कुल अलग पोर्शन ही है। ये किसको ये बेवकूफ़ बनाएंगे जी, और कैसे ये बेवकूफ़ बनाएंगे? वीडियो का ज़माना है, कैमरे का ज़माना है, और ये क्लिप मौजूद है जो आपने अभी दिखाया और सारे मीडिया के ऊपर ये मौजूद है। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि ये सारे का सारा पार्टी ने अरेंज किया था फंक्शन। मुस्लिम लीग नून कारसाज की तरफ से ये फंक्शन हुआ जो कराची में रिपोर्टेडली, इफ आई एम रॉन्ग आई कैन बी करेक्टेड, और ये पार्टी का मौकफ पेश किया उन्होंने। पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का एक मेंबर जब बोलता है तो उसका मतलब यह है कि पार्टी बोल रही है, उस पर पार्टी खामोश रहती है उस वक्त तक जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से यह पता नहीं चलता कि कोई फाइल मूव हो गई है और उस फाइल के मुताबिक एक सुओ मोटो इसके ऊपर होने वाला है। अगर ऐसी कोई बात थी तो कल रात को उन्होंने क्यों नहीं कहा? अगर ऐसी कोई बात थी तो ये वीडियो वायरल होने से पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? तकरीर तो उनको पता थी, तकरीबात भी इस दफा लोगों को पता था ये शहीद भुट्टो का तोहफा है और डॉक्टर कदीर का तोहफा है। ये जो पाकिस्तान के पास एटमी टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान को अगर एटमी टेक्नोलॉजी देने के काबिल तब होते कि ये इलेक्ट्रिसिटी देते पाकिस्तान को। ये एटमी पावर, इलेक्ट्रिक पावर नहीं दे सकते, ये पाकिस्तान को एटॉमिक पावर किस तरह बना सकते थे? चलिए अब तीसरे सवाल पे आप आ जाइए। वो सवाल ये है कि दफात क्या लगती हैं। पहली दफा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के नीचे नून के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नून के एक फंक्शन में यह कहा गया कि हम बर्बाद कर देंगे उनको जो इसमें बैठे हुए हैं, उनको नहीं, उनके बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे, और उनके लिए कोई छुपने की जगह वो पाकिस्तान में नहीं छोड़। आप देखें ये बगावत नहीं है तो और क्या है? किस बात को कहते हैं और बगावत? कोई इसका दूसरा भी कोई मतलब बनता है? और ये मुकदमा सीधा नवाज शरीफ पे और नून लीग पे बनता है, इसलिए कि नून का मतलब ही नवाज है और उसका जो आदमी बोलेगा उसका मतलब है नवाज बोला। ये तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन थे पाकिस्तान के ऐवान बाला के, इस वक्त तक भी रुकन हैं, इस वक्त तक भी वो रुकन हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, आप इसका जो एक और पहलू है वो देख लीजिए कि ये जो सेंसेशन पैदा करे कौम के किसी तबके में और खौफ की लहर दौड़ा दे किसी तबके में, वो 7E में दहशतगर्दी है सीधी सीधी। राइट। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई धमाका हो, खुदा ना खास्ता, जरूरी नहीं है कोई हलाकतें हो, जरूरी नहीं है कोई बिल्डिंग गिरे, जरूरी नहीं है कोई बर्बादी और तबाही हो। ये इतनी धमकी काफी है जो उन्होंने उनके बयान से ये भी तो आ सकता है ना कि अब वो जो बाकी पार्टी के कारकुनान वहां मौजूद थे तकरीब में, उनको भी तो इंसाइट किया जा सकता है ना, वो भी कल कोई वायलेंस का रास्ता अपनाएं उनके इन अल्फाज से मुतासिर होके। आप उनके जरा उलिये देखें जो खड़े थे वो क्या थे, वो सारे गुल्लू लग रहे हैं जो इनके पास जो किराए के गुंडे। देखिए ये जो एक तमसील आई है ना, और ये जो एक आया है इस्तारा कि ये गॉड फादर है, गॉड फादर जो है उसने अब इसको गॉड फादर लीग बना दिया है। लीग का मतलब एक टीम नहीं होता, कई टीमें, इनके अंदर कई टीमें हैं,
कोई टीमें माफी मांगने वाली हैं, कोई धमकी देने वाली हैं, कोई राजीनामे के लिए चढ़ जाते हैं, कुछ गिरबान पकड़ते हैं, कुछ टीमें पांव पकड़ने वाली इन्होंने रखी हुई हैं। ये ऐसा मरला है जिसपे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वो इदारे जिनके अरकान बैठे हुए उनको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। कल उनके बच्चों को अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है उनका? ठीक है, यानी उनकी तरफ से नस्ल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है उनका? ठीक है, उनकी तरफ से आप कहते हैं कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। पाकिस्तान में किसी जगह पे नहीं, हर जगह पे पर्चा होना चाहिए इसके खिलाफ। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जो मैं कह रही थी कि वजीर आजम साहब का जो या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का इक्तदार में रहने का जो एक्सपीरियंस है उसको भी सामने रखते हुए ये क्यों जाता है कि जब भी मुश्किल में पड़ते हैं या यहाँ पर बच्चों की पेशियां शुरू हुई तो यहाँ पर इस किस्म के बयानात आना शुरू हो गए, जीआईटी को जो है वो तासुब का शिकार जीआईटी करार देने लग गए। कभी कहते हैं कि 2 मेंबरान जिन पर एतराज़ात हैं वो अलहदा हो जाएं, फिर इसी किस्म के बयानात आने के बाद जब कोई नोटिस ले लेता है या कहीं से कोई ट्वीट आ जाता है तो फिर कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, हमारे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं। क्यों? अच्छा देखिए, उसका सबब बड़ा सीधा है। मैं इस सबब के लिए पहले आप समेत पूरे पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया एंकरों, रिपोर्टरों, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहली दफा उन्होंने इतने बड़े चोरों की बारात को कटहरे में लाके खड़ा किया है। ये चोर कभी पकड़े नहीं गए। 36 साल से ये इक्तदार में हैं, 36 साल इनको गवर्नमेंट में हो गए हैं किसी न किसी तरीके से। जब ये यहां से भाग के गए, अपने कट्टे बच्चे अपने बक्से पैसों से भरे हुए उठा के अपने बावर्चियों समेत और देगचियों समेत जब ये मुल्क से भागे, कौम को मुश्किल में और अमरियत में छोड़ के, तो तब ये इक्तदार में ही थे ना, ये जेल में थोड़े थे। ये सीधे कहां गए? सरूर पैलेस में गए। ये सीधे कहां गए? ये बादशाह के मेहमान बन गए जाके। अच्छा, ये जो लंबा इक्तदार है, इसमें ये समझते हैं सोने का चमचा लेके हम पैदा हुए थे और इसलिए हमारे लिए कोई कानून और है। और कानून, बदकिस्मती की बात यह, जो रियायतें दी गई हैं वो गैर जरूरी थी। मैं रिकॉर्ड पे आना चाहता हूं उन रियायतों के बारे में। मिसाल के तौर पे मुझे बताइए किस थाने में कभी कोई एम्बुलेंस पहुंची है कि मुलजिम के मेरी तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस पहुंच जाए, एम्बुलेंस चलेगी, चलिए जी इसको भूल जाते हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख में किसी वकील से शादी आप पूछ लीजिए कि कोई खत, आपको याद है खत परवेज अशरफ ने लिखा था? बिल्कुल। और खत लिखने के ऊपर उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। खत लिखा था फसी बुखारी ने, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो गई। और वजीर आजम का बेटा खत लिखता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसको पिटीशन, बड़े दिल का मुजाहरा किया, इंसाफ का मुजाहरा किया और एक ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिटीशन बना के कहा आइए हम आपके एतराज सुनते। एतराज थे ही कोई नहीं, पिटीशन फारिग हो गई। जब पिटीशन जिसमें ऑर्डर हुआ था इनिशियल, उसमें उन्होंने कोई एतराज नहीं किया था, इसके बावजूद उनके एतराज सुनेंगे तो और क्या किया जाए जी? आपके लिए कैसी तफ्तीशी टीम बनाई जाए और आपको क्या रियायत चाहिए पाकिस्तान से? आप आए थे, जो नवाज शरीफ की तस्वीरें वो देख लें। ये जब आए थे तो ये जो टैक्सी चलती है ना, खासतौर पे पिंडी के अंदरूनी मोहल्लों में, मॉरिस एक पुराने काले पीले रंग की, उस गाड़ी के साथ इनकी तस्वीरें 1985 की हैं, कोई बहुत पुरानी भी नहीं है, कल की बात है। अब ये इनके सोने के बाथरूम अगर हों, सोने के जहाजों में ये उड़ते हों, तो अब लोग कहेंगे कि ये भी थोड़ा सा कम है, इनकी लदरा और होना चाहिए। इसलिए इनका मिजाज ही नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकें जब इनका एहतसाब शुरू हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मर्जी कर लें, पूरे पाकिस्तान पे मुकदमे बनाएं, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, पूरे पाकिस्तान को कहें करप्ट है, पूरे पाकिस्तान को कहें कि वो फेयर नहीं है। इसके बावजूद मैंने पिछले साल आपके प्रोग्राम में कहा था, आज मैं फिर 92 पे आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि पनामा की गली का दरवाजा, मैंने तब कहा था ये दरवाजा खुलता है अडयाला, सीधा नवाज शरीफ ने वहां जाना है। अब मैं कहता हूं वो वक्त आ रहा है जब नवाज शरीफ और उनके खानदान का दरवाजा पनामा की गली का अडयाला जेल में इंशाल्लाह खुलेगा। कौन देखेगी? डॉक्टर साहब, एक तरफ आपने वो रियायतें गिनवा दी जो दी गई, या आप कहते हैं कि इनके लिए और फिर कैसी तफ्तीशी टीम बनाई जाए। अब तलाल चौधरी, मरियम औरंगजेब, वो तो वजीर मुमलिकत हैं इंफॉर्मेशन की, उन्होंने एक बात कर दी है। वो कहते हैं कि जी ये जो वजीर आजम के बेटे हैं ये नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो कानून इन पर लागू नहीं होता है, अभी तो हमने इस्तेहकाक क्लेम ही नहीं किया है। तो वो कौन से इस्तेहकाक की जानिब इशारा कर रहे हैं कि वजीर आजम के बच्चों पर जो लागू हो सकता है? और क्या ये वक्त है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, कोई पेश नहीं होगा जीआईटी के सामने, तो हमें बताया जाए, अभी भी जाके इस्तेहकाक क्लेम कर सकते हैं? पहली बात यह है कि तफ्तीश में किसी का कोई इस्तेहकाक नहीं होता। एक दफा बीबीसी का एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, उनका नाम था मार्क टेली। ये मैं 77-78 की बात कर रहा हूं। मार्क टेली के खिलाफ पर्चा हो गया रावलपिंडी में। वो यहां से तब्दील होकर चले गए थे दिल्ली। उन्होंने पाकिस्तान की अदालत से
इंटरम बेल ली और यहां आए और वो शामिल तफ्तीश हुए। किसी गैर मुल्क को भी अगर कोई तफ्तीश शुरू हो जाए मुकदमे की तो कोई इस्तेकाक नहीं होता। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं रेमंड डेविस की। रेमंड डेविस ने 3 आदमी कत्ल किए बेगुनाह पाकिस्तानी लाहौर में, और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दौड़ पड़े कि अमेरिका को खुश करने के लिए इख्तिदार मिलेगा, इसको किसी तरीके से बाहर भिजवाओ। शामिल तफ्तीश हुआ, जेल गया, हथकड़ी लगी और कोट लखपत हो गया। इसलिए तफ्तीश के दौरान सिर्फ इस्तेकाक होता है तफ्तीशी टीम का, और वो इस्तेकाक यह है कि वो आपसे सवाल पूछे। आपका इस्तेकाक यह है कि आपकी जान को और आबरू को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें हैं आपने और दूसरे टीवीज ने रखे हुए हैं। प्लीज वो चला दीजिएगा, आज नहीं चला सकती तो कल चला दीजिएगा कि पंजाब के थानों में ये पाकिस्तान के बेटों और बेटियों की किस तरह से तफ्तीश करते हैं, ये किस तरह से नंगा करके उनको मारने वाले स्पेशलिस्ट इन्होंने रखे हुए हैं। जान से मारना और बात है, इस कदर मारते हैं वो कि जिससे मर्द नहीं रहता, खातून नहीं रहती, उनका हुलिया बिगड़ जाता है, इस कदर मारते हैं। और सारे थानों की वीडियोज हैं, 200 से ज्यादा वीडियोज इनके दौर की, ये जो पिछले 10 साल हैं वो इस वक्त तक वायरल वीडियोज हैं, मैंने खुद देखी हैं, आप खुद देख लीजिएगा। अब आपने ये कहा कि इनका कोई और इस्तेकाक क्या हो सकता है, इनका एक इस्तेकाक हो सकता है। मैं समझता हूं 60 दिन के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करना इनका इस्तेकाक है, इसका मुतालबा इनको करना चाहिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, 60 दिन में तफ्तीश मुकम्मल हो, और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो मुल्जमान है उनके लिए अडयाला का दरवाजा खुले जी। ये कौम इसीलिए रह गई है कि ये इनके नखरे और इनकी अदाएं और इनकी आनियां जानियां देखे। और फिर आपने एक जो वजीर मुमलिकत है उनकी बात कर ली। नवाज शरीफ के खानदान का यह कहना है और नवाज शरीफ का खुद यह कहना है कि इस कारोबार के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर उनकी पार्टी ये कहती है कि उनके बेटे गैर मुल्की हैं, तो फिर वो बताएं उन्होंने जो पाकिस्तान में से पैसे बनाए वो कब वापस कर रहे हैं कौम को। ठीक है। दूसरा पहलू ये कि अगर इनके बेटे गैर मुल्की हैं तो गैर मुल्कियों के लिए बाथरूम के सामने जाके शर्मनाक है इतना, ये वजीर जाके वेट कर रहे थे। ठीक है, वो जेआईटी के सामने पेश हुए हुसैन नवाज, तो ये बाथरूम के सामने बैठे हुए वेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। डॉक्टर बाबर रवान साहब मौजूद रहेंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back. You're watching 92@8 with सादिया अफजाल. We are in conversation with Senator Dr. बाबर रवान. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक नुक्ते को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि मुख्तलिफ आरा में पिछले काफ़ी दिनों से सुनती चली आ रही थी कि जब ये जेआईटी के हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो जाती हैं और जेआईटी जो भी फाइंडिंग्स अपनी आगे सुप्रीम कोर्ट को रख देती है, तो ये जो 3 रुकनी मौजूदा बेंच है यही उस केस का फैसला देगा जेआईटी की फाइंडिंग्स पर, या फिर जो साबका 5 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जज साहिबान ऑलरेडी इनके खिलाफ फैसला दे चुके हैं, वो फैसला करेगा? देखिए, 2 बातें हैं बड़ी आसान। जो पिटीशंस गई थी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिनके पास कोई दिफा नहीं रहा वो कंफ्यूजन फैलाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसका सही जवाब नहीं आया था, मैं सही जवाब दे देता हूँ। 5 जजेस का बेंच बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें मुख्तलिफ पिटीशंस गई, और सबसे इंपॉर्टेंट पिटीशन थी CP29 जिसमें हम वकील थे। CP29 के अंदर 2 जजेस ने CP को मंजूर किया। CP का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। उन्होंने 2 ने उसको मंजूर किया। नवाज शरीफ को गॉड फादर का खिताब मिला, और उसके बाद ये भी साथ डेक्लेरेशन हो गया कि नवाज शरीफ ना सादिक हैं और ना अमीन हैं। साथ ये डेक्लेरेशन हुआ कि इस डेक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो उनको डी नोटिफाई करे। अब बाकी रह गए पीछे 3 जजेस जिन्होंने फैसला अभी तक खत्मी नहीं दिया। बिल्कुल। और जो उन्होंने लिखा वो उनकी अपनी आरा थी। 2 ने लिखा कि मजीद तफ्तीश की जरूरत है। जो तीसरे हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उन्होंने अपना एक एडिशनल नोट, इजाफी नोट इसमें शामिल किया। इजाफी नोट ये कहता है कि जो मेटल हिल्स कंपनी है जहां से नवाज शरीफ साहब को करोड़ों रुपए, कोई 54, कोई कहता है, कोई कितने कहता है, जितने भी करोड़ थे, बच्चों ने उनको, जो गैर मुल्की उनके बच्चे हैं, मरियम औरंगजेब कहते हैं आप या किसने, जिसने भी कहा, मैंने जी मरियम औरंगजेब ने भी कहा है, तलाल चौधरी ने भी कहा है। जी हाँ,
जी बिल्कुल उन्होंने कहा होगा, तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब के मशवरे से कहा होगा ना कि आपके बच्चे गैर मुल्की हो गए, वो मुकामी नहीं रहे, मुकामी काले वो दरअसल गोरे हो गए। अच्छा, जो उन्होंने कहा, जो भी उस पे अगर आप रख के देखते हैं तो फिर जो तीसरा जज साहब हैं एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर जो मेटल हिल्स में से इनका इंटरेस्ट साबित हो जाता है तो इन पे 62-63 लगेगा। ये तो वो एक फेंस की सिचुएशन आ गई। अब एक जज भी अगर और कह देता है कि ये नायल हैं तो ये नायल हो गए। अच्छा, फिर दूसरा जो कार्रवाई हो चुकी है उसको जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने 1 मिनट में रखता हूं और सुनने वाले भी जरा गौर से उसको देखें। जो कार्रवाई अभी तक हो चुकी है वो ये है कि जो हुसैन नवाज साहब ने 2 दफा जाके वहां पे बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई दिफा ही नहीं है, हमने जो कागज दिए सुप्रीम कोर्ट में वही कागज हम आपको दे रहे हैं, जो बयान हमने लिख के दिए सुप्रीम कोर्ट में वही बयान हम आपको जुबानी दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास नई बात कहने वाली कोई नहीं है। ये वो बात थी जो मैंने शुरू में कहा कि इनके पास अगर कोई सबूत होता, कोई मनी ट्रेल होती तो ये दे देते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और इन्होंने कहां लेके जानी है जी वो। अच्छा, अब ये है कि अगर वो अगले जान काम आती है वो मनी ट्रेल जाके, तो मुझे मालूम नहीं है, वहां उसके लिए संभाल के रखेंगे, वरना दुनिया में काम आती है तो यही मुकदमा है ना, इसी में अभी उन्होंने देनी है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो 2 जजेस बाकी हैं उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि हम एक और मौका इनको देते हैं। उन्होंने एक और मौका उनको दिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा बेगुनाह हो गए। अच्छा, फिर एक सवाल जो बनता है, मेरी तरफ से आप इजाजत दे दो, मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं। जी जरूर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई इनसे ये सवाल तो पूछे कि ओए गुल्लुओ, तुम ये तो बताओ तुमने मिठाई क्यों बांटी थी, और गुल्लुओ तुम ये तो बताओ तुमने ये क्यों कहा था कि हम सुरखरू हो गए, और गुल्लुओ तुम ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा था कि इमरान खान हार गया, तुमने ये क्यों कहा था कि हमारे हक में फैसला आ गया, और अगर वो सारा सच था तो अब किस बात पे रोते हो? तफ्तीश पे? ठीक। अब किस बात पे रोते हो? जेआईटी पे? अब किस बात पे रोते हो? मजीद सवालों पे? अच्छा, या वो सही था या ये सही है, ठीक है, या वो गलत था या ये गलत है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पे जिस तरीके से जीआईटी के हवाले से ये कहा गया कि उसकी जो भी डे टू डे हेयरिंग्स जिस अंदाज में होती हैं उनको पब्लिक किया जाए, फिर ये भी बताया गया कि जो हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जानी है या एक बार जो रिपोर्ट जा चुकी है उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है पूरी कौम का मामला है, 2 पार्टियों का मामला नहीं है। लेकिन उस पर जस्टिस एजाज अफजल साहब ने यह भी कहा था कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और ये पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो बतौर आईनी और कानूनी माहिर आपकी क्या राय है, वाकई पब्लिक होना चाहिए या फिर जब तक फाइंडिंग्स मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें? अच्छा, देखिए, मुझसे 3 पार्टी के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, बड़ी पार्टीज के सरबराहों ने ये पूछा था जी कि ये पब्लिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने तीनों को ये अपनी ओपिनियन दी हुई है जो आज मैं कौम के सामने रखता हूं। मैंने कहा जी ये पब्लिक नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ नाम पब्लिक हुए कि कौन तफ्तीश कर रहा है, तो आपने देख ली कितनी धमाल इन्होंने डाली हुई है और किस तरह से सारे मुल्क में गुल्लू धमकियां दे रहे हैं, अदलिया को धमकियां दे रहे हैं, फौज को धमकियां दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दे रहे हैं, उनके बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, उनकी नस्लों को धमकियां दे रहे हैं। तो फिर तो एक क़यामत सुगरा हो जाती। इसलिए जो आपने कहा कि जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा, आई एग्री विद ऑनरेबल जस्टिस एजाज अफजल ऑन दिस पॉइंट जो उन्होंने लिया। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो तफ्तीश होती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सुपरिंटेंडेंस निगरानी रख ली है कि वो रेगुलरली तफ्तीश को मॉनिटर करेगी। कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब अगला जो है 5-6 दिन बाद जो अभी तक की तफ्तीश है उसकी रिपोर्ट उनके सामने आ जाएगी। ठीक है। अगर हर तफ्तीश का 15 दिन के बाद, तो ये तो फिर 25,000 साल चाहिए अगली नस्ल में भी जाके ये कभी तफ्तीश मुकम्मल ना होती। 60 दिनों के लिए जरूरी है जो भी तफ्तीश होगी। और फिर एक जो हमारा आइन के नीचे बने हुए कवानीन है ना जी, उनमें से एक है ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान का, जो फौजदारी मुकदमात वाला एजाज अफजल साहब ने कहा, मैं वजाहत कर देता हूं। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 172 के मुताबिक तफ्तीश की कोई तफसील जिसको हम केस डायरी कहते हैं या जिमनी कहते हैं उर्दू में, वो मुल्जिम समेत किसी को भी नहीं दी जा सकती। इसलिए यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि इसको खुफिया रखा जाए, मुझे लगता है ये बिल्कुल दुरुस्त है और कानूनी फैसला है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले सवाल से पहले आपको वो बयान याद है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का, मौजूदा वजीर आजम का, आपकी पार्टी के उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से कि घर जाओ, तहकीकात हो जाएंगी, नाम क्लियर कराओ, फिर वापस आ जाना? यू रिमेंबर दैट? Yes, I do remember that. और वो बयान बाकायदा
ठीक है, क्योंकि मैं कौमी असेंबली में भी दिया था। जी, कौमी असेंबली में भी दिया था, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यूसुफ रजा गिलानी साहब से जो डिमांड किया करती थी, या गिलानी साहब के साथ अदालत पर जो सलूक हुआ अदालत की जानिब से, आज यूसुफ रजा गिलानी जो है ना वो बहुत मजलूम लग रहे हैं ख्वाजा साद रफीक को, और वो कहते हैं उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है। तो ये यकायक तब्दीली कैसे आ गई? कल तक तो कहते थे पीपल्स पार्टी ये है, गिलानी साहब ये हैं, घर जाएं, अदालतें जो कर रही सही कर रहे हैं, अब उन्हें लगता है उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। दो वजूहात, उस वक्त सियासी चीफ जस्टिस था, आज अदलिया गैर सियासी है, इसमें कोई सियासी आदमी नहीं है। दिस आई कैन से आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं रोज सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, रोज पेश होता हूं, एक पहलू। और दूसरा ये है कि उस वक्त जो यूसुफ रजा गिलानी नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी के साथ इनकी जो दुश्मनी थी उसकी वजह से वो चाहते थे कि ना गवर्नमेंट चल सके, ना पाकिस्तान चल सके, और जो ऐसा सदर जिसने अपने सारे इख्तियारात असेंबली को दे दिए, उनको भी कबूल नहीं किया और कहा इस्तीफा दो और लूटा हुआ माल हमारे हवाले करो, वरना तुम्हारा पेट फाड़ के निकालेंगे, तुम्हें इस खंबे से ना लटकाया, तुम्हें पेशावर में ना घसीटा, तुम्हें लाहौर में ना घसीटा, तुम्हें कोयटा में ना घसीटा, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। लेकिन आज उनको चूंकि जरूरत है, और एक उर्दू का मुहावरा है कि कुछ दानिशमंद जो है ना वो जरूरत के वक्त गधे को अब्बा जी कहते हैं। राइट, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर है पीटीआई की जो लीगल टीम है उसका तो हिस्सा है ही डॉक्टर बाबर अवान साहब। मेरे से बड़े इंटरेस्टिंग सवाल डॉक्टर साहब के लिए सोशल मीडिया पे लोगों ने किए कि जी एक अवान साहिबा यानी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो तो पीटीआई में चली गई हैं, तो डॉक्टर साहब कब जाएंगे, ये ज़रा इनसे जानते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर बाबर अवान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी जमात को लेकर जो भी आपके इख्तलाफात आते रहे, आपने खुल के उनका इजहार किया। मेरे अपने टॉक शो में आपने कई बार वो बातें की हैं, चाहे अपोजिशन का उनका किरदार से आपको इख्तलाफ हो या किसी और चीज़ से। अब आपकी जमात से एक डॉक्टर, और वो भी अवान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पीटीआई चले गई हैं। अब लोग जानना चाहते हैं कि जी आपकी ज़ाहिर है वो उनके पीटीआई के स्टैंड को लेकर ज़ाहिर है कुछ है इत्तफाक बहुत सारी चीज़ों पर, तो आप भी कोई इरादा रखते हैं पीटीआई ज्वाइन करने का? ये बड़ी मेरे फैंस हैं और दोस्त हैं, सोशल मीडिया से मुझे बड़ी मोहब्बत है। सोशल मीडिया के पाकिस्तान पे बेशुमार एहसानात हैं, ऐसे सवालात, बल्कि ये तो साइट्स बनी हुई है, बाकायदा लोगों ने डीपीज लगाई हुई हैं कि आप कब ये कर रहे हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ओके, तो अभी फिलहाल आपका कोई ऐसा इरादा नहीं, राइट। अच्छा, अब दूसरा जो अहम केस, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता इस तरह के सवाल। चलें, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक और दूसरा मामला जिसको नून लीग क्लेम ये करती है कि वो नवाज शरीफ के केस के ही बराबर है। एक तो पहले ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो केस है, चाहे वो गैर मुल्की फंडिंग का मामला हो, चाहे वो बनी गाला की ज़मीन की ख़रीदारी का मामला हो, आप वाकई इसको पैनमा केस या वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ जो तहकीकात चल रही हैं उनके साथ मिलाते हैं? ला हौला वला कुव्वत, ये ऐसी बदतमीजी वाली बात है जिस तरह से वो कहते हैं कि कायद आज़म सानी है नवाज शरीफ, और वो ये बताते हैं कि कायद आज़म और नवाज शरीफ में खुदा न खास्ता कोई 1.5 फुट का फासला है, और ये सिर्फ तय करना है कि आगे दोनों में से कायद आज़म अव्वल है या कायद आज़म दो में। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से है कि सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि ये जो इसाक डार है, इसको इसी तरह से आप माहिर मुआशियात कह सकते हैं जिसके पास मुआशियात की डिग्री भी नहीं है। जिस तरह आप मंजी ठुकवाएं किसी तरखान से गांव में और उसके बाद उसको कहें कि इंजीनियर तरखान खान साहब, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, इसका जो टेक्निकल पहलू था वो मैं आपके सामने और कौम के सामने आपके 92 के जरिए रखना चाहता हूँ। वो टेक्निकल पहलू ये है कि एक ऐसा आदमी है जिसने अरबों खरबों पाकिस्तान से लूटे, बता नहीं सकता कहां से उसने कमाए, दुनिया भर में जायदादें बनाई, पैनामा में वो पकड़ा गया, चोर कहलाया, गॉड फादर कहलाया, गैर सादिक कहलाया, गैर अमीन कहलाया, और इस वक्त वो पैसे बाहर से वापस लाने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जिसने एक बाहर जायदाद बनाई और जायदाद बेची और पैसे पाकिस्तान ले आया,
और पाकिस्तान आके उसने घर बना ली। इन दो में तकाबुल करना बड़ी ज्यादती की बात है। दूसरा जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन हैं उनकी रूह से आपने देखा कि हर जगह कितनी बड़ी बड़ी मुख्तलिफ फिरकों के नाम के ऊपर, मुख्तलिफ मुल्कों के नाम के ऊपर कितने बड़े बड़े मुकद्दस नामों पे इदारे बन रहे हैं। कभी किसने पूछा ये कहां से आते हैं, फॉरेन फंडिंग कहां से आ रही है? इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए सारी दुनिया में डोनेशन लेना कोई क्राइम नहीं है। पाकिस्तान में भी कोई क्राइम नहीं है कि कोई पार्टी डोनेशन ले ले। अभी ये जो बजट आया है, मैं आपको दिलचस्प बात, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है सादिया, जो अभी ये बजट आया है, इस बजट में पहले तो जो सियासी मौलवी हजरात थे उनको इजाजत थी कि जाओ खाल छीनो, जाओ चंदा लो, जाओ सदका लो, जाओ फितरा लो और फिर उससे अपनी सियासी दुकान चमकाओ। अब पहली दफा जो सियासी मौलवी हजरात की मैं बात कर रहा हूं, अब पहली दफा सारी सियासी जमातों को टैक्स एग्जेम्पशन दे दी है, जिसके मर्जी डोनेशन ले लो। अगर ये कोई गलत काम था जो हुआ पहले, तो फिर इस बजट में इसको सही करने की क्या जरूरत थी? या कोई पकड़े जाने का इसमें भी नवाज शरीफ को खौफ है? ठीक है, तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। ये वाली जो चीज़ समझ में आ गई कि जाहिर है इन दोनों केसेस को मिलाकर नहीं देखा जा सकता, वो केस फ़र्क है, ये फ़र्क है। इमरान खान साहब को जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, आपको लगता है कि शायद वो इस वजह से भी करना पड़ रहा है कि उनके जो क्लेम्स थे, या जब वो ये कहते थे कि एहतसाब का आगाज़ करना है तो मेरे से शुरू कर लो, वो असूलों की बात किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो यही दलील सामने रखते हुए उन्हें क्रिटिसिज्म का निशाना बना रही है कि जी आप तो 13-14 साल का ही रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे और हमसे तो 40 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। आपको अब 13-14 साल का पहले पता चला कि जी कोई बैंक बंद हो गया है, कहीं के कागजात नहीं मिल रहे, तो हम 40 साल का कहाँ से ले आए? मैं समझता हूं कि ये चूंकि वो एक प्रॉपर्टी की बात है और ये लूटी हुई रकम की बात है, इसलिए मुख्तलिफ इसके मयार हैं, मुख्तलिफ इसके पैमाने हैं, मुख्तलिफ इस पर कवानीन है और मुख्तलिफ अप्रोच है जो इसमें आती है। अच्छा, जहां तक मुझे खुद इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन किया, मशवरा लिया मुझसे, सुप्रीम कोर्ट में जो पेपर्स जा रहे थे उनके हवाले से भी मेरे कमेंट्स लिए, मीटिंग की और मुझे वो सारी तफसील बताई, ऑफ विच आई एम सेटिस्फाइड। दूसरा, उनका जो मुकदमा है बनी गाला के हवाले से, जो सुओ मोटो नोटिस वाला, वो अब लगने वाला है, उसमें भी मैं उनका वकील हूं। इसलिए कोई चीज ना उन्होंने छुपाई है और ना ही कोई ट्रेल ऐसी है जो गुमशुदा हो। अच्छा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपको पता है कि वालदा जो होती हैं, अगर खुदा न खास्ता जिस तरह इस केस में हुआ शादी ना भी रहे, तो जो वालदा होती हैं उनको शरी कानून भी और पाकिस्तान का और आलमी कानून भी कहता है कि शी इज द नेचुरल गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन। वालदा का ये हक किसी सूरत में भी वापस नहीं लिया जा सकता, ना शरीयत लेती है और ना ही कानून लेता है। और जो मुख्तलिफ मजहबों की मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कवानीन है वो भी यही है। एक दूसरा ये है कि जो फादर है, वालिद है, उसको कहा जाता है कि ही इज द लीगल गार्डियन, कि ये वो कानूनी वारिस होता है बच्चों की हजानत का। इसलिए ये सवाल मैं अब इस पे कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि अदालत में पेंडिंग है। इसका जवाब मौजूद है कि अगर शादी ना रहे, आपको पता है ये शादी कहां पे टूटी? ये शादी यहां पे नहीं टूटी, ये शादी इंग्लैंड में टूटी। तो जो शादी इंग्लैंड में टूटेगी उस पर कवानीन कौन से लगेंगे और उसके मामलात फिर किस तरह से तय होंगे? यहां तो हमारा बड़ा लिखा हुआ है कानून में कि जाओ रिकंसिलिएशन करो, लेकिन खानदान नहीं बैठते, मियां बीवी भी एक दूसरे के सामने नहीं बैठते। यहां बच्चे उनके पास भी रहते हैं, वालदा के पास भी और वालिद के पास भी आते हैं। इसलिए ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग से किधर से इक्वेट किया जा सकता है कि जी मियां बीवी के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। और जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके एक केस किया हुआ है, बाकायदा जो समदी वजीर खजाना है, उन्होंने कि जनाब, उन्होंने लिखा अल्लाह के फजलो करम से हमारे दुबई में हमें पता ही नहीं चला, बन गए वहां इतने बड़े बड़े टावर बन गए और बिल्कुल ठीक बन गए। इनका जो बना ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी ने सारी जिंदगी की मजदूरी, पूरी जिंदगी की उसके क्रिकेट, उसमें से एक घर निकला, वो भी गलत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जाहिर है JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वजाहत के साथ ये बात कर दी है कि 60 रोज से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। जो टाइम है उसी के अंदर आपको ये तहकीकात मुकम्मल करनी है। 2 माहिरीन कहते हैं कि जी बरतानिया भी भिजवाए गए हैं लंदन फ्लैट्स की तहकीकात के हवाले से। फिर कतरी ख़त के हवाले से उस शहजादे को एक और समन भी इरसाल कर दिया गया है। अब वो आता है नहीं आता, हसन को कल और हुसैन को परसों बुलाया गया है। ये तमाम तहकीकात अगर 60 रोज़ के अंदर मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो कितना टाइम ले सकता है इस पर फैसला सुनाने में?
टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए कि सारे फैक्ट्स उनके सामने, ये इस तरह से इसको कह लीजिए कि जो JIT है इन्होंने री-वेरीफाई किया है, नजरसानी की है उन फैक्ट्स के ऊपर जो अदालत के सामने पहले से हैं, और वो 127 दिन तक उनके ऊपर पहले बहस हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बात। दूसरा, जहाँ तक कतरी के ख़त का ताल्लुक है, कतरी का ख़त, कतरी जब तक नहीं आता वो उस पर पकौड़े भी नहीं खाए जा सकते रमज़ान होने के बावजूद भी। तीसरा, जहाँ तक ताल्लुक है दोनों भाइयों का पेश होना, उनके बयानात में जो तजादात हैं उन पे सवालात होंगे। एक भाई ने कहा हुआ है हम किराए पे उस घर में रहते हैं, दूसरा कहता है कि अल्लाह के फजलो करम से ये मेरे हैं। नवाज शरीफ साहब ने 11 दफ़ा अपनी तकरीरों में, आप गिन लीजिए निकाल के तकरीर, 11 दफ़ा कहा मैं और मेरा खानदान और हमारे असासे, मैं और मेरा खानदान और हमारे फ्लैट, मैं और मेरा खानदान और हमारी जायदाद। 11 दफ़ा। मैंने बड़ी ऐनक बिल्कुल देसी किस्म की लगा के देखा है। मैं पूरी कौम से कहता हूँ जरूर वो वीडियोज देखें। अच्छा, अब 2 लोगों का आना मेरे लिए खबर रह गई है, वो आएंगे जरूर। एक वो कि कल भाई साहब गए, उन्होंने कहा कि ये सवाल आप मरियम से पूछ लीजिए। मरियम साहिबा के नाम के ऊपर जो इसके बेयर सर्टिफिकेट्स थे वो रहे 5 महीने के करीब, इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये किस हैसियत में आपके पास बेयर सर्टिफिकेट्स थे। और दूसरी तरफ सना बुच्चा का इंटरव्यू सामने रखा जाएगा जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसे लोग हैं, ये कहां से निकाल के लिया मेरे और मेरे भाइयों की जायदादें, मेरी जायदाद बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई नहीं है, मैं तो अपने अब्बा जी के पास रहती हूँ। अच्छा, ये हमने नहीं कहा ना आपने कहा, इसलिए ये इनको जवाब देना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब कब जाते हैं और कब बताते हैं, ये जाके अदालत को नहीं बता सके। JIT में हुक्म है कि वो जाएंगे, हुक्म है वो जाएंगे, जाके बताएंगे कि ये किसी और के नसीब और वजीर आजम साहब आपको अनकरीब JIT के सामने पेश होते नजर आ रहे हैं, पेश होते नजर आ रहे हैं। और फिर इंशाअल्लाह इस कौम की जिद्दोजहद के नतीजे में इनका अगला दरवाजा जो खुलता है शरीफ फैमिली का, वो डाला जेल कह दिया, डाला जेल है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। वजीर आजम अनकरीब JIT के सामने पेश होंगे, डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे, और इसमें जो उन्होंने अगली बात की है कि इसका अंजाम क्या होगा इस केस का, वो भी आपने सुन लिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।